गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता है, हम फर्स्ट पेपर का सेकंड चैप्टर अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा पढ़ रहे थे, जिसका मैं आपको फर्स्ट पार्ट बता चुकी हूँ। अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में फर्स्ट टॉपिक इसमें है अहस्तक्षेपवादी अवधारणा के प्रमुख सिद्धांत, यानी कि इसकी आइडियोलॉजी क्या कहती है उसके बारे में। पहला इसमें है राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये इसका सिद्धांत है। देखिए, मैं आपको जब ये चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एक अतिवादी सिद्धांत है, यानी कि एक्सट्रीम में जाकर थ्योरीज इसमें लिखी गई हैं। इसीलिए कुछ कुछ बातें आपको अजीब लग सकती हैं इसमें। जैसे ये पहला है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो इन्होंने क्या कहा, ये राज्य को कोई एथिकल इंस्टीट्यूट नहीं मानते, मतलब ये एक नैतिक संस्था के रूप में नहीं देखते जो जिसमें बहुत ज़्यादा खुद में भी एथिकल वैल्यूज़ हों, या जो लोगों को एथिकल वैल्यूज़ फॉलो करने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाए या उन्हें रास्ता दिखाए, ऐसा नहीं मानते। ये मानते हैं कि राज्य का गठन व्यक्ति की रक्षा करने के लिए किया गया है, क्योंकि वो अकेला अपने आप को अपनी रक्षा नहीं कर सकता, इसीलिए राज्य बनाया गया है। तो ये कोई एक नैतिक संस्था नहीं है। ये आवश्यक किस संदर्भ में है? इस संदर्भ में आवश्यक है कि जो काम व्यक्ति स्वयं अकेले नहीं कर सकता वो राज्य कर देगा, जैसे कि व्यक्ति की सुरक्षा करना, शांति और व्यवस्था को बनाए रखना। और बुराई क्यों कहा है? क्योंकि उनका मानना है कि राज्य का आधार ही हिंसा होता है। हिंसा का आधार क्यों माना गया है इसमें? क्योंकि देखिए, राज्य की सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो क्या होती है? दंड देने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति, दंड देने की शक्ति राज्य की सबसे बड़ी शक्ति होती है, और इसीलिए वो पावरफुल है। जो पुलिस राज्य जिसको कहा जाता है, वो इसी वजह से ताकतवर होता है, क्योंकि वो नागरिकों के ऊपर अपने बनाए हुए कानून थोपता है। अगर उन्होंने उन कानूनों का उल्लंघन किया तो वो उन्हें सज़ा देने की शक्ति भी रखता है, इसीलिए इसका आधार हिंसा होता है। तो उन्होंने कहा कि होने को तो ये बुराई है, ये गलत है कि व्यक्ति के ऊपर कुछ नियम कानून थोप दिए जाएं और उसका पालन उसको करवाया जाए, लेकिन आवश्यक क्यों है? आवश्यक इसलिए है क्योंकि फिर व्यक्ति को अगर पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो हो सकता है वो दूसरों को, जो ताकतवर होगा, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो सभी लोगों की शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सुरक्षा करने के लिए राज्य का गठन किया जाना ज़रूरी है, इसीलिए ये एक आवश्यक बुराई है। दूसरा, वो मानते हैं कि वह सरकार श्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन करती है। हस्तक्षेपवादियों का मानना है कि राज्य का कार्यक्षेत्र हमेशा सीमित रहना चाहिए, और इसके केवल 3 काम उन्होंने बोले हैं कि 3 काम जो निषेधात्मक प्रकार के कार्य हैं वो क्या हैं? कि देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखें, विदेशी आक्रमणों से रक्षा करें, और जो वैध समझौते हों, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपस में नागरिकों के भी, या सरकार और नागरिक के बीच भी, या अन्य देशों के साथ जो हमारे होते हैं, वो उन समझौतों को क्रियान्वित करें। तो ये इस प्रकार के निषेधात्मक कार्य करने चाहिए राज्य को, कोई सकारात्मक कार्य नहीं करना चाहिए। सकारात्मक कार्य कौन से होते हैं? जैसे शिक्षा व्यवस्था करना, चिकित्सा की व्यवस्था करना, निःशक्त जन या गरीब जो लोग हैं, समाज का पिछड़ा हुआ तबका है, उनकी सहायता करना, इस तरह के कार्य सरकार को नहीं करने चाहिए। तीसरा, ये कहते हैं व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन। तो अहस्तक्षेपवादी क्या मानते हैं कि राज्य व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए, यानी कि व्यक्ति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें, ना कि राज्य इम्पॉर्टेंट। फिर इसमें चौथा है व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता। ये कहता है कि राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर राज्य हस्तक्षेप करता है तो वो बहुत सारे तरीके के प्रतिबंध और वो लगा देता है, जिसकी वजह से जो उत्पादन हो सकता है या व्यक्ति जितना अपना विकास कर सकता है उतना वो नहीं कर पाता है। इसीलिए व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। 5वां इनका सिद्धांत है कि राज्य एक अयोग्य संस्था है। इसके बारे में आपकी बुक में तो काफ़ी कम लिखा हुआ है, लेकिन हस्तक्षेपवादियों ने बहुत लंबे चौड़े आर्ग्यूमेंट्स इसके बारे में दिए हैं, और हिस्ट्री बताई है कि किस किस समय किस किस राज्य ने कितने बुरे कानून बनाए, जिसकी वजह से लोगों को कितना नुकसान हुआ है। फिर 6ठा पॉइंट इसमें आता है आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता।
अहस्तक्षेपवादी राज्य का अगर इकोनॉमिक एस्पेक्ट आप देखेंगे तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। ये आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि मुक्त व्यापार में विश्वास करते हैं, फ्री ट्रेड जो होता है उसमें विश्वास करते हैं। अगर आप रिसेंट में अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो अभी जो WTO जैसी संस्थाओं का गठन किया गया है वो बेसिकली अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा की ही क्रियान्विति है। WTO बेसिकली देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और इस तरह के जो एग्रीमेंट्स होते हैं इन्हीं को फॉलो करवाने का काम करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें है अहस्तक्षेपवादी राज्य के पक्ष में तर्क। तो पहला इनका आर्थिक तर्क क्या था, क्योंकि इकोनॉमिक एस्पेक्ट से ये जो हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा का जो कॉन्सेप्ट है ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कुछ कुछ मामलों में इम्प्लीमेंटेड भी वहीं तक है। राजनीति के क्षेत्र में तो ऐसा है नहीं, कोई भी सरकारें ऐसी नहीं हैं जो लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में दखल ना देती हों, वो सभी देती हैं। लेकिन इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हम कुछ कुछ फ्री ट्रेड की तरफ जा रहे हैं, मतलब कोशिशें कर रहे हैं हम ऐसा वैश्विक स्तर पर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कर पाएँ। तो इनका आर्थिक तर्क जो था वो काफ़ी सारे अर्थशास्त्री इसके समर्थक थे, जिनमें एडम स्मिथ, माल्थस, रिकॉर्डो और मिल वगैरह प्रमुख हैं। ये क्या कहते हैं कि वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण मांग और पूर्ति के अनुसार होना चाहिए, ना कि सरकार द्वारा तय होना चाहिए। अगर किसी वस्तु की मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी और उसकी सप्लाई कम होगी तो अपने आप उसके दाम बढ़ जाएंगे, उसका मूल्य बढ़ जाएगा। अगर मांग कम होगी और उत्पादन अधिक होगा तो कीमतें अपने आप घट जाएंगी। इसमें राज्य को हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर राज्य इसमें दखल अंदाजी करता है या उत्पादन और वितरण का नियमन करने लगता है तो व्यक्ति का उत्साह, जो काम करने का उत्साह है, वो कम हो जाता है। ऐसा इनका इकोनॉमिक जो तर्क है वो ये है। दूसरा है इसका नैतिक तर्क। नैतिक तर्क की क्या कहता है कि राज्य का दायित्व है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने ढंग से अपने व्यक्तित्व का विकास करने दे और सभी व्यक्तियों को एक ही लाठी से हाँकने का प्रयास ना करे। यानी कि व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा, व्यवसाय, मनोरंजन और विचार अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, क्योंकि व्यक्ति वही करेगा जो उसको नैतिक रूप से ठीक लगेगा। अब जब हम इनका क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तो इन सब की काट भी है, आप खुद ही समझ सकते हैं। ये जैसा कह रहे हैं कि व्यक्ति वही करते हैं जो उन्हें नैतिक लगता है, यहीं पे ये गलत है। ऐसा नहीं है, अनैतिक कार्य भी व्यक्ति करने लगते हैं। फिर उसके बाद में इनका ऐतिहासिक तर्क है। ऐतिहासिक तर्क इनका क्या कहता है कि राज्य का हस्तक्षेप सदैव हानिकारक रहा है। इन्होंने पूरी हिस्ट्री इसके बारे में इवैल्यूएट की है और बताया कि जहाँ कहीं भी राज्य ने ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप करने की कोशिश की है वहाँ हमेशा नुकसान ही होते हैं। जैसे आर्थिक क्षेत्र में अगर उन्होंने दखल देने की कोशिश की तो वहाँ कालाबाजारी, जमाखोरी बढ़ती है, उत्पादन घट जाता है, मूल्य बढ़ जाते हैं, इस तरह की समस्याएं आती हैं। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियाँ इसी वजह से हुई हैं क्योंकि शासन ने लोगों के सामाजिक या धार्मिक जीवन में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी देने की कोशिश की और लोगों को वो पसंद नहीं आया। उसके बाद इसका व्यावहारिक तर्क है जो सब कहता है कि सभी कार्यों के संपादन की योग्यता राज्य में नहीं होती है। ख़ास तौर से व्यवसाय और कृषि वगैरह जो होते हैं उसमें वो असफल रहे हैं क्योंकि जो लोग कार्मिक होते हैं जो सरकार में काम करते हैं उनके अपने पर्सनल टारगेट्स या जो उनके व्यक्तिगत लक्ष्य होते हैं और जो सरकार का लक्ष्य होता है वो अलग अलग होते हैं। तो ये अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए कार्य करने लग जाते हैं बजाय सरकार के लक्ष्यों के काम करने के लिए, और इस तरह से सरकार फेल हो जाती है। ये इनका सबसे लॉजिकल तर्क माना जाता है जो कि बहुत हद तक सही है, बहुत हद तक सही है इस संदर्भ में कि जब भी गवर्नमेंट इकोनॉमी में जाने की कोशिश करती है तो वो नॉर्मली लॉस में रहती है और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है। उसके बाद इनका वैज्ञानिक तर्क है। वैज्ञानिक तर्क इनका क्या कहता है कि उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को इसमें लागू किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को दुर्बल, निर्धन और असहाय व्यक्तियों की सहायता नहीं करनी चाहिए, उनकी शिक्षा और चिकित्सा का प्रबंध भी नहीं करना चाहिए। यानी कि जो अपने आप को मैनेज कर सकता है, जो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है वो बढ़ेगा और अगर जो नहीं कर पाएगा वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो ये इनके तर्क हैं। थैंक यू।